तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 8th की जो हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री की है उसका चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, जो कंपनी एस्टैब्लिश किया पावर, वो कैसे एस्टैब्लिश किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, औरंगजेब जो था वो लास्ट पावरफुल रूलर था किसका, मुगल डायनेस्टी का, मुगल रूलर्स का। ठीक है, उसने एस्टैब्लिश किया हुआ था, ही एस्टैब्लिश द कंट्रोल ओवर द वेरी लार्ज पार्ट ऑफ टेरिटरी दैट इज नाउ नोन एज इंडिया। अब आफ्टर हिज डेथ कब, 1707 में उसकी डेथ होगी, 1707 में। ठीक है, बहुत सी मुगल गवर्नर्स जो सूबेदार और बड़े जमींदार थे बिगेन असर्टिंग देयर अथॉरिटी, और एस्टैब्लिश उन्होंने क्या कर दी, एक रीजनल किंगडम्स, अपनी इंडिपेंडेंट रीजनल किंगडम करने लगे। डिसइंटीग्रेट होने लगा मुगल डायनेस्टी का। जैसे ये पावरफुल जो रीजनल किंगडम एमर्ज हुई ना, जो वेरियस पार्ट इंडिया के, तो दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज ए अफेक्टिव सेंटर। दिल्ली जो एक इफेक्टिव सेंटर था अंडर मुगल डायनेस्टी, वो कंट्रोल दिल्ली ने खो दिया। ठीक है, बाई द सेकेंड हाफ जो 18th सेंचुरी का है, अराउंड 1750 के बाद का जो पार्ट है, न्यू पावर्स जो है वो एमर्जिंग ऑन पॉलिटिकल होराइजन। कौन वो था, ब्रिटिश। डू यू नो दैट कि ब्रिटिश जो ओरिजिनली जो है एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी थी, एक छोटी सी ट्रेड करने वाली कंपनी थी, जो रिलक्टेंट टू एक्वायर एंड वर रिलक्टेंट टू एक्वायर द टेरिटरी। हाउ एवर दे डिड, वो कोई टेरिटरी एक्वायर नहीं करना चाहते, लेकिन वो की, और वो मास्टर बन गए इतने बड़े वास्ट एम्पायर का। कैसे, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे हाउ दिस केम अबाउट। ओके, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो ट्रेड रूट दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, ये देखो, यहां ब्रिटिश आइलैंड है, यहां से ये देखो स्टेट ऑफ कैप ऑफ गुड होप तक आते हैं यहां पे, और यहां से ये लोग जो है बॉम्बे, मद्रास, ठीक है, इन टेरिटरीज में जो है इंडिया में यहां पहुंचे। ये ट्रेड रूट हुआ करता था। ठीक है, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट क्यों आती है, देखते हैं। देखो इन 1600 में क्या हुआ, 15th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर किया एक चार्टर, कहां से, रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ से एक चार्टर एक्वायर किया, जो क्या ग्रांट करता था, इट्स सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट। ठीक है, इसका मतलब, इस ट्रेड का क्या मतलब था कि कोई भी दूसरी, नो अदर ट्रेडिंग कंपनी जो है इन इंग्लैंड कुड कंपीट विद ईस्ट इंडिया कंपनी। कोई भी दूसरी ट्रेडिंग कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या है, ईस्ट इंडियन जो कंपनी है कंपीट नहीं करेगी। इस चार्टर के साथ क्या हुआ, कंपनी वेंचर्ड अक्रॉस ओशंस लुकिंग फॉर न्यू लैंड फॉर विच इट कुड बाई गुड्स, नई लैंड्स के साथ। ठीक है, अब देखो जो चीप प्राइजेस पे मिले और कैरी करे उनको यूरोप में वापस उस गुड्स को, और उसको हायर प्राइस में बेचे। देखते रहना मास्टर प्लान। तो कंपनी को कोई फेयर नहीं था कंपटीशन का, क्योंकि इंग्लिश को ग्रांट कर दिया था, मर्केंटाइल इंग्लिश जो ट्रेडिंग कंपनी थी उसको चार्टर किया था कि ट्रेडिंग कंपनी जो थोस डेज में प्रॉफिट बनाती थी प्राइमरली एक्सक्लूड करके कंपटीशन दूसरी कंपनीज को। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा चार्टर कैसे ने दिया हुआ था कि कोई दूसरी कंपनी ट्रेड नहीं करेगी इंग्लैंड की, सो दैट दे कुड बाई चीप एंड सेल डियर। ठीक है, रॉयल चार्टर हुएवर कुड नॉट प्रिवेंट, बाकी रॉयल चार्टर अब बाकी जो यूरोपियन पावर्स हैं जो ईस्टर्न मार्केट में, वो प्रिवेंट नहीं कर पाए, जैसे फ्रेंच है, पुर्तगीज है, डच है, ठीक है, दूसरे। बाई दिस टाइम फर्स्ट जो इंग्लैंड शिप जो है वो सेल की डाउन टू वेस्ट अफ्रीका और राउंड द कैप गुड होप, मैंने अभी बताया, और क्रॉस किया इंडियन ओशन। द पोर्तुगीज हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। जब तक इंग्लिश पहुंचते ये सब कुछ करने के लिए पोर्तुगीज ने पहले से एस्टैब्लिश कर लिया। पोर्तुगीज वर फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया, और उनका बेस था गोवा में। इनफैक्ट ये वास्को डिगामा था जो पोर्तुगीज एक्सप्लोरर था, हु डिस्कवर्ड द सी रूट इन इंडिया 1498 में। बाय द अर्लियर 17th सेंचुरी जो है डच टू एक्सप्लोर कर ली थी पॉसिबिलिटी ट्रेड के साथ इंडियन ओशन में। सुन फ्रेंच ट्रेडर भी अराइव हुए सीन में। ठीक है, इस तरीके से चल रही थी। प्रॉब्लम वाज दैट कि जितनी भी ये कंपनी थी ये इंटरेस्टेड थी बाई करने में सेम थिंग्स इंडिया से, जो फाइन क्वालिटी है कॉटन की, सिल्क प्रोड्यूस है इंडिया का, है बिग मार्केट थी इन यूरोप में, पेपर, क्लोव्स, कार्डिमम, सिनेमन, है ना, टू वेर इन ग्रेट डिमांड। सारे लोग यही सेम चीज़ें जो है इंडिया से लेके जाना चाहते थे और वहाँ जाके हाई प्राइसेस में बेचना चाहते थे। अब कंपटीशन जो है यूरोपियन कंपनीज में इनएविटेबल था, होना ही था, और पुश्ड, और इससे क्या हुआ, प्राइस पुश हुआ एट विच गुड्स वेर परचेस्ड। गुड्स जितने जहाँ से इंडिया से परचेज होने थे, कंपटीशन इतना था कि देखो ना, सप्लाई और डिमांड पे, सप्लाई तो लिमिटेड है, डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइस इंक्रीज हुआ, एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न, और इससे क्या हुआ, प्रॉफिट कम होना था। अब ओनली वे जो ट्रेडिंग कंपनी जो है फ्लोरिश कर सकती है वो अपने जो राइवल कंपिटिटर है उनको एलिमिनेट करके।
और द अर्ज टू सिक्योर मार्केट देयर फोर लेड टू फियर्स बैटल, बहुत लड़ाई हुई आपस में ट्रेडिंग कंपनी के। 17 और 18 सेंचुरी में वहाँ रेगुलरली एक दूसरे की शिप्स को जो है डुबा देते थे, ब्लॉकेड रूट्स बनाए गए थे प्रिवेंट करने के लिए राइवल शिप्स को मूव करने के लिए सप्लाईज की, गुड्स की। अब ट्रेडर्स जो थे वो कैरिड विद लार्ज आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वेर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। अब जो फोर्टिफाई करने लगे अपने सेटलमेंट्स को और कैरी आउट करने लगे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड। इंटेंस कन्फ्लिक्ट जो लोकल रूलर्स के साथ वो भी था। अब देखो कितने सारे जो है एडवर्सरीज जो है, कितने सारे इंटरेस्ट जो है यहाँ प्ले कर रहे हैं। तो कंपनी को जो है ना बहुत डिफिकल्ट हुआ सेपरेट करने के लिए ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, क्योंकि लोकल पॉलिटिक्स वाज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है बंगाल का ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश जो फैक्ट्री जो है वो स्टैब्लिश की गई बंगाल में जो है फर्स्ट, वो हुगली में 1651 में, एट 1651, मतलब 1498 में जो है वास्को डिगामा आया, उससे 50 साल बाद। ठीक है, दिस वॉज अ बेस फ्रॉम विच जो है कंपनी ने ट्रेड करना शुरू किया, नोन एज ट्रेडिंग ऑपरेटेड। और फैक्ट्री के जो है हैड वेयर हाउस जहां गुड्स को जो है एक्सपोर्ट किया जाता था स्टोर करके। इट हैड, इसके पास ऑफिस भी थे, कंपनी के सेट्स है ना, और ट्रेडर जो है एक्सपैंड होने लगे और कंपनी परस्यूड करने लगी, मर्चेंट्स और ट्रेडर जो है वहाँ यहाँ आने लगे और सेटल होने लगे इस फैक्ट्री के नज़दीक। कहाँ से? यूरोप से। बाई 1696, अब देखो 51 में सेटअप किया, इट बिगेन, एक फोर्ट बनाना शुरू कर दिया इस सेटलमेंट के अराउंड। जो सेटलमेंट जो यूरोप से आके, जो इंग्लैंड से आके यहाँ बसने लगी है ना, इसके अंदर इसको फोर्टिफाई करने लगे। ठीक है, 2 साल बाद इन्होंने मुगल ऑफिशियल्स को ब्राइब किया और कंपनी को जिम्मेदारी राइट्स मिल गए 3 विलेजेस का। वन ऑफ एक जो थी कालीकटा थी, और विच लेटर ग्रीव इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता, यही कलिकटा जो है और कोलकाता जिसको आज हम जानते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो परस्यूटेड के मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू फरमान ग्रांटिंग द कंपनी राइट टू ड्यूटी फ्री ट्रेड। अब ड्यूटी फ्री ट्रेड के लिए फरमान भी मुगल एम्परर से जो है इन्होंने ग्रांट करवा लिया। अब सुनते रहना, अब कंपनी इज कंटिन्यूसली ट्राइंग टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन और मैनिपुलेट करने लगे एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस को। औरंगजेब के फरमान को फॉर एग्जाम्पल हैज ग्रांटेड ओनली कंपनी को सिर्फ राइट टू ट्रेड जो ड्यूटीज है वो फ्री थी, बट ऑफिशियल जो कंपनी के थे वो कैरी आउट कर रहे थे प्राइवेट ट्रेड भी, सिर्फ कंपनी को दिया था ना ट्रेडिंग राइट। ठीक है, अब क्या करने लगे कि वो क्या करने लगे, वो एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटीज, दिस दे रिफ्यूज टू पे, कॉजिंग एन एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल। अब जो कंपनी के जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे ना वो भी ट्रेड करने लगे, इससे क्या हुआ, मुगल्स को जो है लॉस होने लगा, इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ बंगाल से। अब हाउ कुड नवाब मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट, मुर्शिद कुली खान कैसे प्रोटेस्ट ना करे कि मुगल, तो हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। अब इस ट्रेड से बैटल की शेप कैसे हुई, एक कारोबार चल रहा था उससे। ठीक है, थ्रू जो अर्ली 18 सेंचुरी है, कन्फ्लिक्ट जो था कंपनी और नवाब और बंगाल में वो बहुत इंटेंसिफाई हो गया था। औरंगजेब की डेथ के बाद जो है बंगाल के नवाब ने असर्ट की पावर और अपनी ऑटोनॉमी है ना, जैसे बाकी रीजन्स कर रहे थे इंडिपेंडेंसी, तो अदर रीजनल पावर एट द टाइम सेम यही चीज़ कर रहे थे। तो मुर्शिद कुली खान ने बाद जो फॉलोड बाई अलवर्दी खान एंड देन सराजुद्दीन दौला एज नवाब ऑफ बंगाल, ईच ऑफ वन ऑफ देम बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कंपनी को ग्रांट, कोई कंसेशन ग्रांट करना, जो डिमांड कर रहे थे लार्ज ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द कंपनी, राइट टू डे है ना, राइट टू ट्रेड की पे कंपनी से जो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ये नवाब्स जो मांग रहे थे, जो डिनाइड इट एट एनी राइट टू मिंट कॉइन एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन, कोई अपने कॉइन्स नहीं ये करेंगे। ठीक है, फिर जो है एक्सटेंड जो फोर्टिफिकेशन है उसको रोक दिया और अक्यूज करने लगे कंपनी को एज ए डिकीड, गद्दार है ना। दे क्लेम कि कंपनी जो है वो डिप्राइव कर रही है बंगाल गवर्नमेंट को ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू से और अंडरमाइन कर रही है अथॉरिटी नवाब की। इट वॉज रिफ्यूजिंग पेइंग टू टैक्स एंड राइटिंग क्या डिसरिस्पेक्टफुल लेटर लिख रहे हैं एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट कर रहे हैं नवाब और उसके ऑफिशियल्स को। ठीक है, तो कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द अनजस्ट डिमांड है कि लोकल ऑफिशियल जो है अनजस्ट कि जस्टिफाइड डिमांड्स नहीं कर रहे हैं और ये रियून खराब कर रहे हैं ट्रेड कंपनी का, एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश सिर्फ जब जो ये ड्यूटीज रिमूव की जाएंगी, ये ट्रेड बैरियर्स रिमूव किए जाएंगे। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड दैट टू एक्सपेंड ट्रेड इट हैज़ इनलार्ज टू ट्रेड, ये भी कन्विंस थे कि ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए सेटलमेंट को इनलार्ज करना पड़ेगा, नई विलेजेस को खरीदना पड़ेगा और फोर्ट्स को बिल्ड करना पड़ेगा। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ कन्फ्रंट्रेशन है ना, फाइनली जो है वो क्यूमुलेट होती है किस भी शेप लेती है, बैटल ऑफ प्लासी की शेप लेती है, नवाब्स एक तरफ और ब्रिटिश जो है एक तरफ। बैटल ऑफ प्लासी पढ़ते हैं, देखो अलवर्दी खान 1756 में डेथ हुई,
सिराजुद्दौला जो है वो बना नवाब बंगाल का। अब देखते रहना। तो कंपनी वरिड थी कि अबाउट द पावर और कीन ऑन पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेज। तो कंपनी जो थी ना वो थोड़ी क्या थी, घबराई हुई थी कि, और वो सोचती कि कोई ऐसा रूलर होना चाहिए पपेट जो उनकी मर्जी पे चले, जो उनको ट्रेड कंसेशन से। उन्होंने कोशिश की लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिली। टू हेल्प सिराजुद्दौला राइवल्स बिकम द नवाब, टू राइवल्स बिकम द नवाब, सिराजुद्दौला राइवल को नवाब बनाने के लिए इन इन्फ्यूग्रेटेड सिराजुद्दौला ने कंपनी को कहा कि स्टॉप मेल्डिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द डोमिनियन, कि बंगाल के पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उसमें जो है दखल अंदाजी करना छोड़ दो, फोर्टिफिकेशन बनाना छोड़ दो और रेवेन्यू पे करो। जब निगोसिएशन फेल होगी तो नवाब ने 30,000 फौज के साथ मार्च किया इंग्लिश फैक्ट्री पे कासिम बाजार में और कैप्चर किया कंपनी के ऑफिशियल्स को, लॉक कर दिया उनके वेयर हाउसेस को, डिसआर्ममेंट कर दिया, सारे इंग्लिश मेन्स के हथियार छीन लिए, ब्लॉकेड कर दिया, इंग्लिश की शिप्स को बंद कर दिया, और देन ही मार्च टू कलकत्ता और एस्टेब्लिश करने के लिए अपना जो है कंट्रोल कंपनी के फोर्ट पे वहाँ पे। अब ये सब सुनने के बाद, फॉल ऑफ कलकत्ता सुनने के बाद जो है कंपनी ऑफिशियल जो मद्रास में थे उन्होंने फौज भेजी, किसके कमांड में? रॉबर्ट क्लाइव। मॉडर्न हिस्ट्री में इसका हम पढ़ेंगे, बहुत बड़ा योगदान है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सन एंड आई एडमायर हिम टू सम एक्सटेंट, व्हाट ए मैन। तो री-इन्फोर्समेंट भेजने के लिए बाई नवाब नेवल फ्लीट भेजी उन्होंने, ठीक है। अब प्रोलॉन्ग निगोसिएशन लंबा तक चला विद द नवाब फॉलोड एंड फाइनली 1757 में क्या किया, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने जो है कंपनी की आर्मी को सिराजुद्दौला के सामने खड़ा कर दिया प्लासी में। अब वन ऑफ द मेन रीजन क्या है फॉर द डिफीट ऑफ नवाब कि वाज दैट द फोर्स जो मीर जाफर की थी, जो सिराजुद्दौला का एक कमांडर था, उसने कभी जंग में हिस्सा ही नहीं लिया, नेवर फोर्ट। क्लाइव ने मैनेज टू सिक्योर उसकी सपोर्ट, उसको प्रॉमिस किया कि उसको नवाब बनाऊंगा मैं सिराजुद्दौला को खत्म करके। तो बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज ये पहली मेजर विक्ट्री थी कंपनी की इंडिया में, समझे, द वॉर विच वॉज वॉन विदाउट इवन फाइटिंग, ठीक है। अब देखो आफ्टर जो डिफीट ऑफ जो प्लासी हुई तो सिराजुद्दौला जो है वो असैसिनेट कर दिया गया और मीर जाफर जो है नवाब बन गया बंगाल का। बड़ी कंफ्यूजिंग सी है, लेकिन अगर आप इसको क्रोनोलॉजिकली पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी बैटल बंगाल की, खासकर जो पॉलिटिक्स थी ड्यूरिंग कंपनी रूल। अब कंपनी स्टिल अनविलिंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कंपनी जो है, कंपनी को रेवेन्यू चाहिए लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी अभी भी नहीं लेना चाहती। यहाँ एक डुअल देखना है, यहाँ क्या होगा। प्राइम ऑब्जेक्टिव था कि एक्सपेंशन करना है ट्रेड का, बट विदाउट कॉन्क्वेस्ट, बिना लड़ाई झगड़े के, बस हमने ट्रेड बढ़ाना है और हेल्प करना लोकल रूलर्स का जो ग्रांट करेंगे उन्हें प्रिविलेजेस, देन टेरिटरी नॉट इवन टेकन ओवर डायरेक्टली, टेरिटरीज को डायरेक्ट नहीं लिया। सून जब कंपनी ने डिस्कवर किया कि ये डिफिकल्ट है सिर्फ रेवेन्यू करना और कंपनी को जो है एडमिनिस्ट्रेटर ना करो, बिना एडमिनिस्टर किए हमें रेवेन्यू के सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट चाहिए, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, तो उन्होंने क्या पपेट रूलर वर नॉट ऑलवेज हेल्पफुल टू कंपनी वांटेड टू बी। जैसे पपेट रूलर उन्होंने सोचा था कि हेल्पफुल होंगे कंपनी के लिए, वैसे थे नहीं। आफ्टर ऑल दे हैड, उन्हें कुछ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना, स्वर्ग नीति। अगर वो अपने सब्जेक्ट जिसको वो रूल कर रहे हैं उनसे उनको रिस्पेक्ट चाहिए, तो कंपनी अब क्या करे। जब मीर जाफर ने प्रोटेस्ट किया तो कंपनी ने डिस्पोज कर दिया और इंस्टॉल किया मीर कासिम को उसकी जगह। जब मीर कासिम कंप्लेंट करने लगा तो उसको डिफीट करके इन बैटल ऑफ बक्सर में 1764 में और उसको बंगाल से बाहर निकाल दिया, फिर मीर जाफर को री इंस्टॉल कर दिया। अब देखो कंपनी, और नवाब को पे करने थे 5 लाख हर महीने, बट कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर और डिमांड मीट करने के लिए ट्रेड के और अदर एक्सपेंसेस के लिए। तो और उसको मोर टेरिटरी चाहिए थी कंपनी को और ज्यादा रेवेन्यू। मीर जाफर मर गया 1765 में, तो मूड कंपनी का चेंज हो गया। हैविंग फेल टू वर्क, पपेट नवाब के साथ काम कर करके थक गए थे, तो क्लाइव ने डिक्लेयर किया वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब अवर सेल्फ, कि हमें अपने नवाब खुद बनना पड़ेगा, हमें नवाब खुद बनना पड़ेगा। तो फाइनली 1765 में मुगल एम्परर जो है, एम्परर ने अपॉइंट किया कंपनी को दीवान ऑफ प्रोविंस ऑफ बंगाल, मतलब कि दीवानी अलाउड कंपनी टू यूज वास्ट जो रेवेन्यू है, रिसोर्स है बंगाल का, खुद यूज करे, उन्हीं को दीवान अपॉइंट कर दिया। इससे मेजर प्रॉब्लम कंपनी की सोल्व होगी जो मेजर अर्लियर फेस कर रहे थे। और अर्लियर 18th सेंचुरी से जो ट्रेड था इंडिया के साथ वो एक्सपैंड होने लगा। जो मोस्ट ऑफ द बट इट हैड टू बाई, ज़्यादातर गुड्स जो इंडिया से खरीदने थे विद गोल्ड और सिल्वर जो इंपोर्ट करने थे ब्रिटेन में। दिस वाज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन के पास हैज़ नो गुड्स टू सेल। अब ब्रिटेन के पास तो गुड्स थी नहीं सेल करने के लिए इंडिया में, और फिर इंडिया से खरीदे तो कंप्लीटली गोल्ड और सिल्वर में इंडिया से खरीदना पड़ेगा, ठीक है। जो आउटफ्लो ऑफ गोल्ड हुआ
ब्रिटेन से वो स्लो हो गया बैटल ऑफ प्लासी के बाद, और इंटायरली बंद हो गया। ठीक है, अजम्पशन ऑफ जैसे ही दीवानी राइट जो है बंगाल की इन्होंने हासिल की, ब्रिटिश ने जो गोल्ड्स और सिल्वर जो ब्रिटेन से आ रहे थे वो कंप्लीटली बंद हो गए। क्यों? क्योंकि नाउ जो रेवेन्यू जो इंडिया से वो जनरेट कर रहे थे फाइनेंस कंपनी के एक्सपेंस पे, मतलब अब तो उनके ही पास आ गया ना सब कुछ, तो रेवेन्यू कुड बी यूज टू परचेज कॉटन। अब जो रेवेन्यू जो है बंगाल से निकालते थे उससे वो कॉटन खरीदते थे, उससे वो सिल्क और टेक्सटाइल खरीदते थे इंडिया से, और मेंटेन करने लगे कंपनी के ट्रूप्स और मीटिंग द कोस्ट बिल्डिंग और कंपनी के फोर्ट्स और ऑफिस कलकत्ता। यहीं से पैसा रेवेन्यू निकाल के यहीं से गुड्स खरीदते एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका में, और वहां प्रॉफिट कमा रहे हैं, डबल ट्रिपल प्रॉफिट्स। तो कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम्स नबूब्स, मतलब नवाब्स, सभी प्लूरल फॉर्म है नवाब की। ठीक है, व्हाट डज इट मीन्स नवाब? मेंट के ऑफ कोर्स द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी, बट इट ऑल्सो मेंट के समथिंग एल्स। कंपनी के पास अथॉरिटी और पावर की आवे, लेकिन इसके और भी वो चीज़ें कि हर कंपनी का सर्वेंट अपने लिए बिगेन टू विजन ऑफ लिविंग, कि नवाब की तरह रहने का जो है ना अपने आंखों में सपने देखने लग गया। तो बैटल ऑफ प्लासी जो थी वो एक्चुअल द नवाब ऑफ बंगाल जो थे वो फोर्स टू गिव लैंड और वास्ट सम ऑफ मनी और कुछ पर्सनल गिफ्ट कंपनी को। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने जब हिमसेल्फ अमेज्ड ए फॉर्चून इंडिया, वो आया था, ही हैड कम टू मद्रास जो चेन्नई है इंग्लैंड से 1743 में एज ऑफ 18 में, और व्हेन इन 1867 ही लेफ्ट इंडिया, वो इसकी फॉर्चून थी कितनी 401,102, मतलब 4 लाख पाउंड। इंटरेस्टिंगली व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल in 1764 ही वाज आस्क्ड टू रिमूव corruption in company's administration, but he himself cross-examined in 1772 by British Parliament, which was suspicious in his vast wealth. Although he was acquired and he committed suicide in 1700. देखो, क्लाइव को अपॉइंट किया गया था कि वो चेक करे करप्शन के केसेस, जो करप्शन जो हो रही है कंपनी में, और वो खुद एग्जामिन किया गया 1772 में कि इतनी ज़्यादा जो इसने वेल्थ इकट्ठी की ये कहाँ से किया, हालांकि उसने 1764 में जो है 74 में जो है सुसाइड कर ली। However, नॉट ऑल जो ऑफिशियल थे वो सक्सीड मेकिंग मनी लाइक क्लाइव। सब ने क्लाइव जैसा पैसा नहीं कमाया। बहुत सारे अर्लियर डेथ भी हुई इन इंडिया में डिजीज़ और वॉर की वजह से। इट कोड नॉट बी राइट टू रिकॉर्ड कि ऑल जो करप्ट और डिसऑनेस्ट थे, सारे करप्ट और डिसऑनेस्ट भी नहीं थे। बहुत सारे जो हम्बल बैकग्राउंड से भी आए थे, जो अपर मोस्ट डिज़ायर्स के साथ के टू अर्न इनफ इन इंडिया एंड रिटर्न टू ब्रिटेन एंड एक कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे। हम इंडिया में आएंगे, कमाएंगे और कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे। और कुछ ने मैनेज किया भी, रिटर्न की वापस जाके एक फ्लैशी लाइफ जी भी है, फ्लुएंट देयर रिचेस। उन्हें नबूब्स कहने लगे उन्हें। तो एंग्लिश वर्जन जो था इंडियन वर्ड का नवाब का, ऑफन सीन एज एन अपस्टार्ट और ए सोशल क्लाइंबर इन ब्रिटिश सोसाइटी वे रिडिक्यूल्ड एंड मेड फन इन प्लेज एंड कार्टून्स। तो ठीक है, इस तरीके से वो लोगों का जो है ये एक नबूब्स यूज़ करने लगे, वर्ड्स जो ब्रिटिश सोसाइटी में यूज़ होने लगा, जो इंडिया से कमा के पैसे गए हुए थे, उनका बड़ा फन भी उड़ाया जाने लगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कंपनी रूल कैसे कब एक्सपैंड हुआ। अगर हम एनालाइज करेंगे एनेक्शन 1757 से जो है 1857 था, तो बहुत सारे जो है ना 1757 से 1757 से 1857 के बीच का अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी जो है डिफरेंट एस्पेक्ट समझ होते हैं। कंपनी ने कभी रेयरली डायरेक्ट मिलिट्री अटैक्स जो है ना अननोन टेरिटरी में रेयरली किए। ज़्यादातर उन्हें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड से अपना इन्फ्लुएंस किया और इंडियन किंगडम्स को एनेक्स किया। बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1764 के बाद जब कंपनी जो है अपॉइंट किए इंडियन रेजिडेंट इन इंडियन स्टेट्स में, वो पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट थे जिनकी जॉब्स थी कि सर्व करे फर्दर कंपनी का इंटरेस्ट डिफरेंट जो प्रोविंसेस में। इन रेजिडेंट जो दूसरे की कोर्ट्स में थे, ये कंपनी ऑफिशियल्स ने ये इंटरफेयरिंग करने लगे उनके इंटरनल मैटर ऑफ स्टेट में। वो दे ट्राई टू डिसाइड कि सक्सेसर इनके थ्रोन का कौन होगा, हु वाज टू बी एट पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में। तो कंपनी फोर्स करने लगी स्टेट्स को सब्सिडरी अलायंस में। अकॉर्डिंग टू टर्म दिस अलायंस, इंडियन रूलर को वेयर नॉट अलाउड टू हैव इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस। इस सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस उसकी नहीं होंगी, वो कंपनी के द्वारा प्रोटेक्टेड होंगे। बट सब्सिडरी फोर्सेस जितनी भी होंगी वो सारी जो पे करेगा, वो कंपनी की जितनी भी होंगी वो लोकल रूलर ही पे करेगा। सिर्फ प्रोटेक्शन ये दे रहे हैं, बंदे जो दे रहे हैं उनकी सैलरी तो लोकल रूलर ही देगा। अगर इंडियन रूलर जो है फेल हो जाएगा पेमेंट करने में, फिर उनकी जो है पार्ट ऑफ दी जो टेरिटरी है वो एज ए पेनल्टी ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जो रिचार्ड वेलेस्ली था गवर्नर जनरल 1798 से 1805 में, जो नवाब ऑफ अवध को फोर्स किया कि वो गिव अप करे अपनी हाफ ऑफ ए टेरिटरी कंपनी को 1801 में।
क्योंकि वो सब्सिडरी जो फोर्सेस जो ब्रिटिश ने दी हुई थी उसको, वो उनको सैलरी पे करने में फेल हो गया था। ठीक है, समझे? तो और कभी टेरिटरीज भी तो है सिमिलर ग्राउंड्स पे जो फोर्स किया जाता था। ठीक है, अब देखो टीपू सुल्तान जो टाइगर ऑफ मैसूर है, देखो कंपनी ने जो है डायरेक्ट जो मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन है, व्हेन इट सॉ ए थ्रेट ऑफ पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो उन्होंने डायरेक्ट मिलिट्री जो है थ्रेट डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन भी की है। इसको हम इलिस्ट्रेट कर सकते हैं इन केस ऑफ साउथ इंडियन स्टेट्स ऑफ मैसूर। ठीक है, मैसूर जो ग्रो में हुई स्ट्रेंथ और पावर अंडर लीडरशिप ऑफ हैदर अली 1761 से 1782 में, और उसका फेमस सन जो टिप्पू सुल्तान था 82 से 99 तक, तो मैसूर ने कंट्रोल किया हुआ था बहुत सारे प्रॉफिटेबल जो ट्रेड रूट्स थे मालाबार कोस्ट के। ठीक है, कंपनी ने परचेज किया, जब कंपनी जहाँ से कंपनी क्या पेपर और कार्डेमम परचेज करते थे भाई, 1785 जब टिप्पू सुल्तान ने जो है एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया सैंडलवुड, पेपर और कार्डेमम थ्रू पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम, तो ये डिसअलाउड जो लोकल मर्चेंट्स और ट्रेडिंग कंपनीज थे। तो ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड क्या, एक क्लोज रिलेशनशिप विद फ्रेंच, और फ्रेंच के साथ उसका क्लोज रिलेशनशिप था, और फ्रेंच के साथ तो इंग्लिश की जो है सेंचुरीज से एनिमीज हैं, और उसकी आर्मी से अपनी आर्मी मॉडर्नाइज भी करने लगा उसकी हेल्प से। तो ब्रिटिश फ्यूरियस हो गए, उन्होंने देखा कि हैदर और जो टिप्पू हैं वो एम्बिशियस, एरोगेंट और डेंजरस हैं, और रूलर्स जो कंट्रोल्ड एंड द रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रश्ड। तो 4 वॉर्स फॉट की गई इन मैसूर के साथ 1767 से 69 तक, फिर 80 से 84, फिर 90 से 92, और फिर 1779 में। ओनली इन द लास्ट में जो है, जहाँ जो बैटल ऑफ जो है सेरिंगपट्टनम है, जो कंपनी अल्टीमेटली विक्ट्री हुई कंपनी की। ठीक है, अब देखो टिप्पू सुल्तान को वाज किल्ड और डिफेंडिंग अपनी सेरिंगपट्टनम जो अपनी कैपिटल है उसको डिफेंड करते करते मर गया। तो मैसूर को प्लेस किया गया एक फॉर्मर एक रूलिंग डायनेस्टी थी वुडियार डायनेस्टी, और उसकी सब्सिडरी अलायंस के अंदर इंपोज कर दिया गया स्टेट को। ठीक है, वॉर विद मराठास के साथ भी सिमिलर हुआ लेट 18th सेंचुरी में। कंपनी को जो है सो टू कर्ब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉयड मराठास पावर विद देयर डिफीट्स एट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1767 में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी, उसके बाद मराठास बड़े कमज़ोर हो गए थे। ठीक है, जो मराठा का ड्रीम था कि दिल्ली को हम जो है रूल करेंगे दिल्ली को, वो ख़त्म हो चुका था। वो डिवाइड हो गए थे बहुत सारी स्टेट्स और डिफरेंट चीफ्स में, सरदार्स में, जो डिफरेंट डायनेस्टी से, जैसे शिंदिया, होलकर्स, गायकवाड़ या भोसले में, जो चीफ्स जो टुगेदर जो कन्फेडरी हेल्ड करते थे पेशवा के अंदर, एक प्रिंसिपल मिनिस्टर्स के अंदर, जो एक इफेक्टिव मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे पूना में, वो सब खत्म हो गया था। वो जो महाजी शिंदे, नाना फडणवीस, जो 2 फेमस मराठा सोल्जर थे जो स्टेटमेंट्स थे लेट 18th सेंचुरी में। ठीक है, तो मराठा जो है वो सबड्यू किए गए सीरीज ऑफ वॉर में। पहली जो शुरू हुई थी वो 1782 में शुरू हुई थी ट्रीटी ऑफ सलबाई के साथ, जिसमें कोई क्लियर विक्ट्री नहीं थी। फिर सेकंड हुई मराठा वॉर 1803 से 1805, जो डिफरेंट फ्रंट्स पे लड़ी गई। कंपनी के ने यहाँ पे गेन किया उड़ीसा को, बाकी टेरिटरी जो नॉर्थ ऑफ यमुना थी, है ना, आगरा, दिल्ली, और फाइनली मराठा का जो पावर है वो ख़त्म हुई थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में, जो 1807 से 19 में हुई। तो पेशवा रिमूव कर दिया गया, उसको बिथूर में नेर कानपुर वहाँ भेज दिया गया पेंशन पे, और कंपनी अब बन गई कंप्लीट कंट्रोल, जो उसको मिल गया टेरिटरीज का जो साउथ ऑफ विंध्यास भी था। ठीक है, क्लेम ऑफ पैरामाउंट से देखो ये क्लियर है कि अबव से कि जो अर्लियर 19th सेंचुरी था, और कंपनी ने जो एग्रेसिव जो पॉलिसी टेरिटोरियल एक्सपेंशन की थी या लॉर्ड हेस्टिंग के दौरान, तो और जो नई पॉलिसीज़ थी इनिशिएट की गई थी, जो कंपनी ने क्लेम किया पैरामाउंसी जो है इनिशिएट की, अब कंपनी क्लेम करने लगी अथॉरिटी और सुप्रीमेसी अपॉन ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ इंडिया। हिंस एक ग्रेटर पावर्स जो थी वो कौन बन गया, ब्रिटिश जो है ग्रेटर पावर बन गई इंडियन स्टेट्स। तो इन स्टेट्स के अब इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अपने इंटरेस्ट, तो ये जस्टिफाई करने लगे एनेक्सेशन, और थ्रेटन किया इंडियन किंगडम को एनेक्स करने के लिए। दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड ब्रिटिश पॉलिसी एज वेल, ये ब्रिटिश पॉलिसीज को गाइड करता रहा। तो दिस प्रोसेस होएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज, चैलेंज हुआ है। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश ने जब स्मॉल स्टेट्स जैसे कित्तूर जो कर्नाटका में है, रानी चम्माना ने आर्म लिया और एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट चले, वो अरेस्ट हुई 1824 में, और 1829 में प्रिजन में ही मर गई। ये रैयन्ना एक चौकीदार है सेंगोली में, कित्तूर में, उसने रेजिस्टेंस कैरी किया, पॉपुलर सपोर्ट उसको मिली, बहुत सारे ब्रिटिश कैंप्स को, रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय किया, उसको भी पकड़ा गया और हैंग किया गया 1830 में। हम इसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में सेपरेटली आगे भी पढ़ेंगे बुक में, है ना। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इन लेट 1830 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वाज ऑल्सो वरीड अबाउट रशिया, कि उसका रशियन इन्वेजन का बहुत वरीड थे कि जो सेंट्रल एशिया से है ना, और इंटर हो सकते हैं इंडिया में नॉर्थ वेस्ट से। इस फेयर की वजह से ब्रिटिश अब वांट वो सिक्योर करना चाहते थे कंट्रोल नॉर्थ वेस्ट पे भी,
इसने एक प्रोलॉन्ग बैटल जो है अफगानिस्तान के साथ भी लड़ी 1838 से 1842 के दौरान, एक इनडायरेक्ट कंट्रोल जो है उनके रूलर्स पे लेने के लिए। सिंध को 1843 में कैप्चर कर लिया। नेक्स्ट इन लाइन था पंजाब, बट महाराजा रंजीत सिंह पावरफुल थे, उसने कंपनी को हेल्ड बैक किया होता। उसकी डेथ के बाद 1839 में क्या किया कि प्रोलॉन्ग वॉर वाज फोर्ट तो सिख जो है किंगडम में, और अल्टीमेटली 1849 में जो है पंजाब भी एनेक्स कर दिया। ठीक है, ये पूरी सीरीज ऑफ इवेंट्स चले। अब हम पढ़ते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन जो अकर हुई डलहौजी के अंडर में, जो गवर्नर जनरल था 1848 से 1856 में, ठीक है, इसने डिवाइस की कुछ पॉलिसीज जिसको कहा जाता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ ये डिक्लेयर करता था कि अगर कोई इंडियन रूलर मर जाता है किसी भी मेल एयर के बिना, मतलब उसका लड़का अगर मेल नहीं है, तो वो किंगडम लैप्स हो जाएगी और वो कंपनी की टेरिटरी बन जाएगी। ठीक है, अगर उसका कोई बायोलॉजिकल सन नहीं है तो वो कंपनी वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगी। और वन ऐसी किंगडम्स जो है अनदर एनेक्स की गई, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जैसे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, ये सब। और फाइनली 1856 में जब कंपनी ने टूक ओवर किया अवध को, दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडिड आर्ग्यूमेंट। जब उन्होंने अवध को फाइनली 1856 में, उनके पास एक एडिड एग्रीमेंट था। उन्होंने कहा कि ये अबलाइज टू ड्यूटी टू टेक ओवर अवर इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नेंस ऑफ द नवाब ऑफ एंड इंग्रेज बाय द ह्यूमिलिटी ऑफ द वे इन विच नवाब वाज डिस्पोज द पीपल ऑफ अवध एंड जॉइन द रिवोल्ट एंड ब्रोक इन 1857। 1856 में जो है अवध को क्या किया, ब्रिटिश ने कहा कि ये मिस गवर्नेंस हो रही है और हम लोगों का भला कर रहे हैं, लोगों पे जुल्म हो रहा है और हम इन्हें जो है बेस्ड ऑन मिस गवर्नमेंट हम नवाब जो है ये कैप्चर कर रहे हैं। इस जब जो ह्यूमिलिएशन नवाब का जो लोगों ने देखा, जिस तरीके से उसको डिथ्रोन किया गया, लोगों को गुस्सा आया और यहीं से जो है चिंगारी पैदा हुई 1857 के रिवोल्ट की। समझे? ये देखो कैसे था। 1757 में कितना एरिया था, ठीक है, फिर देखो 1840 में कितना एरिया आ गया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये देखो, ये, और फिर देखो 1857 में, ठीक है, ये कुछ येलो जो एरियाज है ना, यहाँ एरिया जहाँ ब्रिटिश रूल था, और ये एरिया जो है इनडायरेक्ट कंट्रोल था, नॉट अंडर बट इनडायरेक्टली कंट्रोल था। तो सेटलमेंट ऑफ नई एडमिनिस्ट्रेशन का सेटलमेंट कैसे हुआ? वॉरेन हेस्टिंग ने 1773 से 1785 में जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर था, जिसने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है एक्सपेंशन में ब्रिटिश के। उन्होंने अब इस टाइम में क्या है, ब्रिटिश ने बंगाल कैप्चर कर लिया था, मद्रास, ठीक है, ब्रिटिश टेरिटरी डिवाइडेड थी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में, जिसको हम प्रेसिडेंसीज कहते हैं। 3 प्रेसिडेंसीज थी, एक बंगाल थी, एक मद्रास थी और एक बॉम्बे था, जो सारी रूल की जाती थी गवर्नर्स की तरह। जिसका सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन था वो था गवर्नर जनरल, जो था वॉरेन हेस्टिंग, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था किसका, जिसने सर्वल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो हैं खासकर इन स्फीयर ऑफ जस्टिस जो इंट्रोड्यूस किए थे। 1772 में एक नया सिस्टम ऑफ जस्टिस इस्टेब्लिश किया, जो हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट होंगे, एक क्रिमिनल कोर्ट होगी जो फौजदारी अदालत, और एक सिविल कोर्ट होगी जो दीवानी अदालत। मौलवीज और हिंदू पंडित को बिठाया इंटरप्रेट करने के लिए इंडियन लॉज को, और यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बिठाया जो प्रोसीड करेगा सिविल कोर्ट पर। क्रिमिनल कोर्ट वो जो था वो काजी और मुफ्तीज के अंडर था सुपरविजन में, ठीक है। अब देखो जो मेजर प्रॉब्लम्स थी ना, वो ब्राह्मण पंडित गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन टू लोकल लॉज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कॉलर्स ऑफ धर्मशास्त्र। डिफरेंट स्कॉलर्स के धर्मशास्त्र के बेस पे ब्राह्मण्स जो थे, डिफरेंट पंडित डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देते थे। अब यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को बैठाया और उन्हें कहा कि कंपाइल करो, डाइजेस्ट करो, एक हिंदू लॉ बनाओ, ठीक है। एक कोड ऑफ मुस्लिम लॉ भी कंपाइल किया गया, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस के लिए। तो रेगुलेशन एक्ट 1773 में नई सुप्रीम कोर्ट सेटअप एस्टेब्लिश की गई, जो कोर्ट ऑफ अपील थी, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। सरदार निजामत अदालत भी सेटअप की कलकत्ता में, ठीक है, ये सारी चीज़ें की गई। तो प्रिंसिपल फिगर जो इंडियन डिस्ट्रिक्ट में थे वो तो कलेक्टर था। एज द टाइटल सजेस्ट, उसका मेन जॉब था रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्सेस और मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में, जजेस की हेल्प से, पुलिस ऑफिसर्स, दरोगाज की हेल्प से, कलेक्टरेट। और एक नया सेंटर ऑफ पावर और पैट्रोनोज जो है, जो स्टडी रिप्लेस किया जो पिछली अथॉरिटीज जो होल्ड करती थी, ठीक है। अब हम थोड़ा कंपनी की आर्मी के बारे में देखते हैं, जो कॉलोनियल रोल इंडिया में ना, वो ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नए रिफॉर्म्स जो आए, इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। मुगल आर्मी जो थी वो मेनली जो कंपोज थी कैवलरीज पे, मतलब सवार जो ट्रेन हॉर्स बैक्स पे, घोड़े पे थे, और इन्फेंट्रीज थी जो पैदल फुट थे, वुड आर्चरीज थी जो तीर अंदाज थे, जो यूज ऑफ स्वॉर्ड थी। अब कैवलरी डोमिनेटेड थी आर्मी की मुगल स्टेट में। डिड नॉट फील टू नीड टू हैव लार्ज प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री, तो ज़्यादातर वो डिपेंडेंट तो हॉर्स पे, तो इन्फेंट्री को ज़्यादा ट्रेन
ट्रेंड इन्फेंट्री नहीं थी। जो रूरल एरिया थे वहाँ लार्ज नंबर ऑफ जो आर्मी पीजेंट्स और लोकल जमींदार थे ना, वो सप्लाई करते थे मुगल्स को, जो पैदल सोल्जर्स थे, मतलब जो बाई फुट सोल्जर थे। लेकिन ये चेंज जो 18 सेंचुरी के बाद जब मुगल सक्सेसर्स ने जो स्टेट जैसे अवध, बनारस जो है ना, ये रिक्रूट करने लगे पीजेंट्स को अपनी आर्मी में और ट्रेन करने लगे प्रोफेशनल सोल्जर्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अडॉप्ट किए सेम मेथड जब वो रिक्रूट करने लगे अपनी आर्मी। ठीक है, सिपाही आर्मी, जो इंडियन वर्ड सिपाही होता है, जो सोल्जर्स, ठीक है। लेकिन एज जैसे ही वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज हुई 1820 के साथ, कैवलरी जो रिक्वायरमेंट थी कंपनी में वो खत्म होने लगी। दिस इज बिकॉज कि ब्रिटिश आर्मी जो फाइट की बर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट में, जहाँ सोल्जर्स जो है ना वो क्या आर्म्ड मस्केट और मैचलॉक्स का यूज़ करते थे। मतलब कंपनी जो आर्मी थी वो पेस जो चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से चलते थे। तो इन्फेंट्री जो रेजिमेंट थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगी। तो अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने क्या किया, एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर डेवलप किया। सोल्जर्स जो थे वो इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग, जहाँ ड्रिल, डिसिप्लिन, रेगुलेट होते थे लाइफ फार मोर देन बिफोर। ओफन ये क्रिएट करने लगी प्रॉब्लम्स, क्योंकि कास्ट और कम्युनिटीज़ जो थी, इसमें कास्ट और कम्युनिटीज़ जैसी चीज़ें इग्नोर होने लगी जब फोर्सेस बिल्ड होने लगे ना। इंडिविजुअल जो है कुड ईजिली गिव अप देयर कास्ट और रिलीजियस फीलिंग। क्या इंडिविजुअल अपनी कास्ट और रिलीजियस फीलिंग को छोड़ सकता है? नहीं। कुड दे देमसेल्फ और दे रिलाई ओनली एज ए सोल्जर एंड नॉट एज ए मेंबर? वो सिर्फ एज ए सोल्जर कम्युनिटी में नहीं रह सकते ना, मेंबर ऑफ कम्युनिटीज भी तो है ना किसी के, जिस रिलीजन से। तो सिपाहीज को कैसा फील हुआ होगा? हाउ डिड द सिपाही फील? हाउ डिड दे रिएक्टेड टू द सेंस ऑफ व्हाट हु दे आर? तो रिवोल्ट 1857 ने ना ये ग्लिम्स बताए, ठीक है, कुछ कंपनी से कुछ सिपाही की नाराजगी बताई कि किस ये रिवोल्ट जो 1857 ने, इसने क्लियर पिक्चर बताई, ठीक है, इस चीज़ के बारे में। कंक्लूजन हम करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रांसफॉर्म हुई एक ट्रेडिंग कंपनी से एक टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर, अराइवल एक नई टेक्नोलॉजी के साथ जो 19th सेंचुरी में इस प्रोसेस को एड किया इसने। टिल देन it would take anywhere between 6 or 8 months to travel India by sea systems, reduced the journey time and 3 weeks and enabling more British and their families to come in India। जब स्टीम इंजन्स का जो आविष्कार हुआ ना, पहले 8 से 9 महीने लग जाते थे, अब 1 से 2 वीक्स में जो है, 3 वीक्स में जो है इंडिया से इंग्लैंड जा रहे। तो इससे नए फैमिलीज, ब्रिटिश जो है और सोल्जर्स जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो है, सब चीज़ इंक्रीज हुई। 1857 के टाइम ने ना कंपनी एक्सरसाइज करती थी 63% कंट्रोल इंडियन टेरिटरी में, और 78% जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो डायरेक्ट सब्जुकेटेड थी ब्रिटिश के अंडर, इनडायरेक्ट डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था कंट्री में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वर्चुअली जो है पूरे इंडिया को अंडर अपने कंट्रोल में ले आई थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने एक डिटेल वाइज डिस्कशन की है, किस तरीके से एक ट्रेडिंग कंपनी जो है इंडिया में एक ट्रेड के एजेंट से आती है, फिर वो कैसे रेवेन्यू कंट्रोल करने लगती है, किस तरह से फिर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने लगती है, फिर कैसे उसने एक्सपेंशन किया, फिर कैसे वो वॉर्स में जो है उसने जो है लोकल रूलर्स के साथ वॉर में आई, किस तरीके से उन्हें ट्रीटीज साइन की, कैसे डिप्लोमेटिक से लेकर जो इकोनॉमिकली जो है उन्होंने बातचीत की, कभी वॉर कन्फ्रंट्रेशन हुई है, कभी डिप्लोमेसी से उन्होंने सॉल्व किया, एट द एंड अपने फायदे के लिए, टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम अस, और हमें एक रूलराइजेशन स्टेट में छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।